नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। बंगाल में नतीजों के बाद और भारी सुरक्षा के बीच हिंसा भी जारी है। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो रही है। संदेश गाली में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि बंगाल में हर चुनाव के बाद हिंसा होती है। सवाल है कि क्यों होती है हिंसा? हार जीत के बाद बदले की राजनीति क्यों? जनादेश खिलाफ तो विपक्ष का वोट चोरी का राग क्यों? सवाल है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदलता? चुनावी हार नहीं स्वीकार, इसलिए हिंसा जारी है लगातार। बीते 48 घंटे की घटना है, बदलते बंगाल का मैसेज दे रही है क्या? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास नामा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा। जो कार्रवाई होती है की जाए, बिल्कुल की जाए। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी, सोफिया खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गौतम लाहिरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकायदा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मैं सोफिया खान जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। क्या ये हार का साइड इफेक्ट है जो हिंसाएं हो रही हैं? न्यू टाउन में बीजेपी वर्कर की हत्या कर दी गई। देखिए, हत्या किसी की भी हो ये तो सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब सरकार उनकी बनी है तो डेफिनेटली सारे जो पावर्स हैं उनके हाथ में है। तो ये बीजेपी मरा, टीएमसी मरा, ये मुझे लगता है हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन दंगे तो हो रहे हैं, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है और इसकी मैं कड़ी निंदा करूंगी, क्योंकि जब सरकार जिस वादों के साथ आई थी और जो वायलेंस की दुहाई देकर पश्चिम बंगाल में जब ये कहते थे कि जब पश्चिम बंगाल में पोलिंग होती थी उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस होते थे, तो इस बार इतने ज्यादा सेना तैनात होने के बाद भी अगर ये सारी चीजें घट रही हैं तो मुझे लगता है सवाल पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर जाता है, अमित शाह जी पर जाता है और केंद्र बलों पर जाता है, चुनाव आयोग पर जाता है। मुझे लगता है देखिए, ये बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके लोग मरे, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं तो जल्द से जल्द अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगी कि इन सारी घटनाओं को रोका जाए। अभी देखिए इलेक्शन तो हो चुका है, अभी जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय भी आ चुका है। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी ने अभी तक हार नहीं स्वीकारा है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं और वो सड़क पर दिख रहा है। देखिए, जहां तक मैं जमीनी तौर पर रहती हूँ, पश्चिम बंगाल में ही रहना है मेरा, तो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति मैं अभी देख पा रही हूँ, यहाँ पर हावी तो भाई भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग जो है, जो मुझे दिख रहा है बुलडोजर चल रहा है और पुरानी जो छुटपुट जो दुश्मनी है वो निकाला जा रहा है। देखिए, जैसे 2021 में निकाली गई थी। देखिए, अंग्रेजी एक कहावत है, टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट। तो ये बदले की नीति अगर कोई भी करे, हिंसा कोई भी पक्ष करे, हिंसा अपने आप में गलत है। हिंसा तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि इस तरह की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। देखिए, विचारों 2021 में जो हुआ, 2021 में जो हुआ, जो मामला कोर्ट तक पहुंचा था, उस वक्त टीएमसी पर आरोप लगा था कि कई हत्याएं हुई, कई बलात्कार के मामले सामने आए, ये भी आरोप लगा। दौड़ा कर लोगों को मारा गया। 2021 में जो हुआ था वही 2026 में हो रहा है। ये बदले की कार्रवाई हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो गलत है, यही तो गलत है। अगर वो उस वक्त हुआ तो भी गलत था, अगर वो अब हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि अब वो तो उस वक्त हुआ वो भी गलत था, वो अभी आप कह रही हैं। इससे पहले आप मानने को तैयार नहीं। नफीस अंसारी कुछ कहना चाह रहे हैं। नफीस अंसारी। प्रत्युष जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में एक सरकार पलट चुकी है, एक नई सरकार आई है। अब अफसोस की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस को अगर लोगों ने नकारा तो उसका सबसे बड़ा रीजन था गुंडा राज। और अगर टीएमसी की सरकार हारने के बाद भी गुंडा राज चल रहा है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है।
अगर टीएमसी सरकार को लोग पलट सकते हैं गुंडागर्दी की वजह से, और अगर बीजेपी कौन सा अगर यहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे तो ये बीजेपी को नुकसान हो। मेरा मानना है कि अभी कौन गुंडागर्दी कर रहा है सड़क पर? अभी बीजेपी प्रवक्ता का मैं इंतजार कर रहा हूं, थोड़ी देर में शायद मुझे उम्मीद है कि जुड़ जाएंगे। अभी सड़क पर जो बवाल हो रहा है, दफ्तर के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी समर्थन के लोग हैं। जितने भी लोगों ने 2021 में गुंडागर्दी झेला था, उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया, लेकिन अगर वो वही काम करे जो टीएमसी कर रही है तो इसका मतलब है कि बीजेपी फिर 5 साल बाद उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। क्योंकि जो साइलेंट वोटर होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। उसको दंगा लड़ाई ऐसा पसंद नहीं आता है, वो खुल के बोलता नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में वोट डाल देता है। तो बीजेपी को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। मोदी जी ने एक साफ साफ कहा था कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। क्या बीजेपी के लोग मोदी जी की नहीं सुन रहे हैं, अमित शाह की नहीं सुन रहे हैं? बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि पोस्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर पोस्ट पोल वायलेंस होगा तो हम एक्शन लेंगे, पर कहां एक्शन ले रहे हैं? कोलकाता पुलिस कह रही है कि हम जो पर एक्शन लेंगे, लेकिन जब तोड़ा जा रहा था तब कोलकाता पुलिस क्या? नतीजों के बाद 48 घंटों में ऐसी अनगिनत तस्वीरें, और अभी भी आ रही हैं तस्वीरें। ज्यादातर तस्वीरों में यह देखने को मिल रहा है कि दफ्तर पर जाकर झंडा बदल दिया जा रहा है, मतलब अपना झंडा गाड़ दिया जा रहा है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ये तस्वीर इसको फुल फ्रेम में दिखाइएगा, फुल फ्रेम में पीसीआर সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস। अब ये देखिए, अब ये ताला तोड़ रही है कांग्रेस की वर्कर, ये कह रही कि ये हमारा दफ्तर था जिस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ हिंसा नहीं है, लेकिन दफ्तर पर कब्जा या झंडा बदलना, ये तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, किसको मारा इस वीडियो में, या किससे मारपीट हो रही है? क्या वो महिला किसी को हथौड़ा लेके मार रही है? क्या वो डंडों से किसी को लाठियों से किसी का सर फोड़ रही है? क्या लाठियों से भांजा जा रहा है? दफ्तरों पर कब्जा, और दफ्तरों पे कब्जा, आप कह रहे हैं कि कब्जे हुए हुए दफ्तर पे अपने कब्जे, अपने कब्जे हुए हुए दफ्तर पे, हाँ बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा और अगर आप उसको जाके वहां पर उसको क्लेम करते हैं और उसको वापस लेने का काम करते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ठीक है तरीका अलग हो सकता था, मैं कहता हूं तरीका अलग हो सकता था, वहां पर पुलिस मौजूद हो सकती थी, क्या पता वहां मौजूद हो पुलिस, इस वीडियो में नहीं कैप्चर हो रहा हो। लेकिन जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं ना प्रत्युष भाई, जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो उस पे गुलाब के फूल नहीं हुआ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धार्मिक अराजकता, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बबूल का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं सीधे, ठीक है यहाँ हिंसा नहीं हुई, खून नहीं बहना भी नहीं चाहिए, तो क्या ये रिवेंज नहीं? बिल्कुल नहीं बहना चाहिए, ये रिवेंज बात उसकी करनी चाहिए जहां पे खून बह रहा है, जहां पे हत्याएं हो रही हैं, जहां पे चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो लेफ्ट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर मारा जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है तो वो गलत है। और मैं बबूल के पेड़ की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि धार्मिक अराजकता की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया है बंगाल में, वो चिंता का विषय है। उसके बाद तो ये सब होना ही था। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। एक मिनट, बिल्कुल उसी पर दोनों पर पूरे चुनाव में और चुनाव के बाद भी आप टीएमसी से ज्यादा बीजेपी पर, सरकार वहां पर टीएमसी की थी। आपका एक वर्कर मारा गया, तो आ रहा हूं, आपका वर्कर मारा गया, राहुल गांधी ने चिंता जताई। मैंने आप ही के चैनल यहीं पे खड़े होकर उठाया था उसका, देवदीप चटर्जी का नाम लेकर मैंने कार्यकर्ता का मैंने उठाया था यहाँ पे आपके यहाँ मुद्दा। लेकिन जिस तरीके से अपनी पीठ ठोकी गई, अमित शाह जी ने बोला कि इस बार रक्त रंजित राजनीति नहीं होगी बंगाल में, पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होगा, सीएपीएफ के 2.5 लाख जवान लगभग वहां पे तैनात रहेंगे। अजय पाल शर्मा जी को आपने हीरो बनाने का काम किया मीडिया ने, जिस तरीके से उनके स्पीचेस को दिखाया गया कि आप उसको मैं जाके ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कि ये जो अजय पाल शर्मा को दिखाया गया कि योगी का आदमी है, जाके ये हो जाएगा। अजय पाल शर्मा आप कहां हैं भाई? कहां है वो सीएपीएफ की फोर्सेस? ये बताइए ना, कहां है इलेक्शन कमीशन? जो इलेक्शन कमीशन अपनी छाती पीट रहा था, अपनी कमर ठोक रहा था कि हमने बिल्कुल भी इस बार बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ, ना प्री पोल वायलेंस हुआ, इस बार हत्याएं कम हुई, इस बार रेप कम हुए, इस बार मर्डर कम हुए, इस बार कार्यकर्ता कम मारे गए। अब वो कहां है सब लोग? कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? क्यों वो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इस मुद्दे पे? आके बताएं वो सीएपीएफ के जवान जिनको बोला जा रहा था कि 2 महीने बाद तक वो रहेंगे, वो कहां है सीएपीएफ के जवान?
वो कहां है तैनाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीत गई है, इसलिए अब वहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने दल में लेके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम और मंत्री बनाने का काम करती थी। अब तो वो अपने बबूल का पेड़ की बात कर रहे हैं, बबूल का पेड़ कौन है? उन गुंडे कार्यकर्ताओं को लेके कौन था या कौन है बबूल का पेड़? अभी आपने बबूल का पेड़ का जिक्र किया ना? हाँ, बबूल का पेड़ का जिक्र किया। बबूल का पेड़ भारतीय जनता पार्टी ने बोया, बिल्कुल उसमें पानी डाला, धार्मिक अराजकता की राजनीति करी। आपने देखा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के बीच में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, सनातन को लेकर बयान दिए, धर्म को लेकर बयान दिए, हिंदू मुसलमान को लेकर बयान दिए और गलत तरीके से बयान दिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां है इलेक्शन कमीशन? अगर इलेक्शन ये किसी विपक्ष के नेता ने कर दिया होता, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कर दिया होता, इस तरह का बयान दे दिया होता, तो यकीनन उस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा होता। लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहां पे धार्मिक अराजकता की राजनीति करने के लिए उनको भेजा गया है, वो करने के लिए वहां पे वो तैनात है, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई। शिवम त्यागी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, और गलत है ये, चाहे बीजेपी का, एक मिनट आखिरी, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जाओ या टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, किसी का भी हो, ये गलत है। कह रहा हूं अमित शाह को हिंसा गलत है, किसी की भी जान जाए, किसी भी पक्ष जान नहीं जानी चाहिए, संज्ञान लेके इसको तुरंत रोकना चाहिए। शिवम त्यागी जी, और शिवम त्यागी जी को बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनकी सरकार वहां पे बनने जा रही है। त्यागी जी, 2021 में चुनावी नतीजों के बाद जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा। अब 2026 के बाद भी वैसे ही हिंसा हो रही है, आपका वर्कर मर रहा है, टीएमसी आरोप लगा रही है कि हमारे वर्कर की भी हत्या हो रही है। मतलब बंगाल में सत्ता बदल गई, लेकिन राजनीति का वो रक्त रंजित चरित्र नहीं बदला। क्यों फिर वहां पर यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है? चुनाव आयोग, सीएपीएफ की कंपनियां वहां रहकर क्या कर रही हैं? क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? सब वहीं पर है प्रत्युष जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा कि ये बदलेगा, कैसे बदलेगा? हम ही इसको बदलेंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं जो हताशा निराशा टीएमसी में है, जिस तरीके की स्थिति और जिस तरीके के हालात वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 50 साल से ज़्यादा से रहे हैं, हम उसको बदल कर ही दम लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे। खुद शुभेंदु अधिकारी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि नेताओं के पास तो सिक्योरिटी होती है, मेरे पास सिक्योरिटी है, ममता दीदी के पास Z+ सिक्योरिटी है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा नुकसान कार्यकर्ताओं का होता है। कृपया करके बिल्कुल भी हिंसा ना करें। हमारा पूरा चुनावी कैंपेन सब कुछ इसी पर ही। पीएम ने भी कहा बदले नहीं है, बदलाव। हाँ, बदलाव की बारी है। लेकिन क्या ऊपर से जो मैसेज पास हो रहा है वो नीचे कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। हाँ नहीं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक्चुअली जिस तरीके से टीएमसी की हताशा रही है, आप खुद देख रहे होंगे उनकी सीनियर लीडरशिप किस तरीके से कर रही है, क्या स्थितियां हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हमारे साथ बेईमानी हुई है, हम जो एक तरीके से लूट हुई है, सारी सीटें लूट ली गई, मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया। आप मुझे एक चीज बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, उनके खुद के जवान हैं, वो वहीं पर हैं, वो बाहर आकर कहती हैं सीसीटीवी की निगरानी में होते हुए कि मुझे लात मारी गई, मारा गया, पीटा गया। संभावना है क्या? आप सारे, आपके Z+ वालों के पास, सबके पास फोन्स होते हैं, आपकी सिक्योरिटी के पास फोन्स होते हैं, आपके अपने पास फोन्स होते हैं, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, आप चुनाव हार चुकी हैं, आप इस्तीफा देना नहीं चाहती, आप कह रहे हैं आपको मारा जा रहा है। आप क्यों भड़काना चाह रहे हैं? और छोड़िए, मैं एक और चीज, मुझसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरा बस एक सीधा सवाल है। पूरा चुनाव चला गया, पूरे 3 महीने जिस तरीके से दिन रात आपने, कोई एक स्टेटमेंट बताइए कांग्रेस वालों की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जहां कहा गया हो कि हिंसा नहीं करनी। और मैं उल्टा एक और चीज बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, वीडियो भी दिखा दूंगा, शायद आपने भी चलाया ही होगा, नदिया के करीमनगर में जो ऑफिस कब्जाया हुआ था कांग्रेस वालों का, टीएमसी ने वो खाली करा लिया कांग्रेस वालों ने। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, कांग्रेस को भी अपने ऑफिस खाली कराने के लिए। तस्वीर हमने दिखाई, जहां पर कब्जा था, इन्होंने भी बोला बिल्कुल यहां पर हिंसा नहीं हुई, तो और जो कब्जा था उसको छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? कैसे छुड़ाया? अब से पहले क्यों नहीं छुड़ा पाए? जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। नहीं प्लीज रुकिए, अब से पहले क्यों नहीं छुड़ा पाए? जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। मतलब आप अलग तरीके से बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने मुझसे अलग सवाल पूछा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, शिवम त्यागी जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, बीजेपी ने मोहर लगा दी, अब आपको मोहर लगाने के लिए लगानी है। आपने देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कब्जा मैंने बोला, मैंने आपसे कहा कब्जा छुड़ाने का काम, कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, प्रक्रिया होती है। कब्जा छुड़ाना गलत नहीं है, हिंसा करना गलत है। वहां पर हिंसा नहीं, हमारी सरकार आ गई, हिंसा कोई नहीं, आपके अंदर ये हिम्मत आ गई कि जाकर हिंसा कोई नहीं हुई वहां पर, तब भी हिंसा नहीं हुई। नहीं मैं बताता हूं, कब्जा हम छुड़वा लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। देश में कब्जा छुड़वा लेंगे, कार्यकर्ता डरे, देश में जो कब्जा किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जो देश पे कब्जा किया हुआ है ना, वो भी जल्दी छुड़वा लेंगे, आप चिंता मत करिए। इसी तरीके से छुड़वाएंगे, इसी तरीके से जनता जो है हथौड़े मार मार के भेजेगी, आप देखिएगा। अब बताइए क्या कहा? अभी आप कहते हैं हिंसा की बात नहीं कर रहे, हथौड़े तो बताइए। मतलब अभी आप कहते हैं हिंसा की बात नहीं करते, फिर आप कहते हैं हथौड़े मार मार के भेजेगी, हथौड़े मारेंगे तो फिर आप बिल्कुल हिंसा की बात कर रहे हैं।
वोट ही हथौड़ा है, जिस वोट को काट दिया गया ना, वो वोट ही हथौड़ा है। प्रत्युष जी, चिंता मत करिए। मैं 10 सेकंड कहना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद के चुनाव में जिस पार्टी का नेता मस्कट पहुंच जाता हो, वो अब तो क्या अगले 30 साल पहुंचने की उम्मीद नहीं है। आप प्लीज इनको रोकिए ना, मेरा निवेदन है। मैं आपके बीच में बोला, अगर राहुल गांधी को बीच में, अगर आप इनको नहीं रोक सकते इसका कोई लाभ नहीं। कि प्रधानमंत्री जी कहां चले जाते हैं बीच में। मैं उनके बीच में बोला कि प्रत्युष जी आप क्यों इस चीज का आनंद उठा रहे हैं? बिल्कुल, आप जब मेरे नेता को बीच में लेकर आएंगे तो मैं बोलूंगा, एक करके बोले। नहीं तो भाई राहुल गांधी की बात होगी तो प्रधानमंत्री जी का भी शेड्यूल सामने आएगा कि वो कहां जाते हैं। आप इनको रोकिए ना, क्या वो एफसीन से मिलते हैं, नहीं मिलते, ये सब भी सामने आएगा। ये सब भी सामने आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने अग्रेसिव रहते हैं और चुनाव में अंडे से आगे बढ़ रहे हैं। सब निकल गए। अब सवाल है कि नतीजों के बाद जब बंगाल में सत्ता बदली है तो वहां की जनता ये चाहती है कि अब जो सत्ता बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, कम से कम जिन चीजों से वो परेशान थे कम से कम उससे निजात मिले। सोफिया खान जी, कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के वर्कर्स भी वहां पर उग्र होकर बीजेपी वालों की पिटाई कर रहे हैं। तो ये रिवेंज ही तो चल रहा है। ये क्या चल रहा है? मतलब जहां पर जिसकी दादागिरी, जहां पर जिसका प्रभाव ज्यादा है, वो वहां पर हिंसा करेगा। देखिए, 2 बार आप कह चुके हैं कि बीजेपी की पिटाई टीएमसी कर रहा है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप ये लग रहा है टीएमसी की तरफ से कि हमारे 2 वर्कर की हत्या कर दी गई है। हो रही है ना, ये अपने आप में सिस्टम फेलियर बतला रहा है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर पिटाई हो रहा है तो केंद्रीय बल पर सीधे सीधे सवाल जाता है, चुनाव आयोग पर जाता है। अभी 2.5 लाख कंपनियां, 2.5 लाख जो हमारे जो बल हैं वो कहाँ गए? 2.5 लाख कंपनियां जो यहाँ तैनात हुई थी कि पोस्ट पॉल वायलेंस नहीं होगा। हमारी सरकार होती या इनकी है? इनकी है, इसका मतलब वायलेंस होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मुझे लगता है ये मेरे तो समझ के बाहर है भाई। ये कौन मर रहे हैं? ये कम से कम आपने मान लिया कि अब इनकी सरकार आ गई। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। नहीं, चलिए, कम से कम आपने मान लिया कि इनकी सरकार आ गई। सोफिया जी आपने मान लिया कि इनकी सरकार आ गई। ममता दीदी नहीं मान रही है, वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अभी भी सीएम हूं, जबकि कायदे से वो कार्यवाहक सीएम है। सरकार का गठन तक नहीं हुआ है। अभी कौन टीएमसी, कौन बीजेपी, उससे मतलब नहीं है। अभी गुंडाईगिरी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इसको कौन रोकेगा? ये मुझे लगता है मीडिया सवाल करना चाहिए भाई। आपने शिवम त्यागी से सवाल नहीं सुना? अगर कल को पता नहीं आप तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची। शिवम त्यागी जब जुड़े तो सबसे पहला सवाल यही था कि वहां पर केंद्रीय बल वहां पर क्या कर रहे हैं अगर हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शुरू कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये जवाब मुझे शिवम जी बड़ा हंस रहे हैं, शायद उनको भी खुशी मिल रही है कि चलो भाई टीएमसी वालों। नहीं, देखिए, कहीं भी हिंसा हो रही है, किसी की जान जा रही है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। किसी की हिंसा नहीं, किसी की जान जा रही है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। ना 2021 में खुशी की बात थी, ना 2026 में है, और ना कभी आगे होगी। मैं आपकी जान जाना गलत है। अरे भाई, कांग्रेस वालों को फ्रेम में ले लो, उन्हें बोलना है, उनकी शक्ल नहीं दिखेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो ट्रिगर हो जाते हैं। ले लो भाई, ले लो। एक करके बोलने का लाभ नहीं। बुलडोजर से ऐसा क्या ऑब्सेशन है कि उनके कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़ के बुलडोजर पर चढ़ के वहां पे जश्न मना रहे हैं? ये कौन सा वो है? और सीएपीएफ के जवान का है, पूछिए इनसे, क्यों बुलडोजर पे चढ़ के सवाल हो गया तो जवाब ले, एक करके आप जवाब लीजिएगा। ये भाग जाएंगे, आपने बुलडोजर सीएपीएफ पर सवाल किया तो जवाब दे लीजिए। शिवम त्यागी सवाल हो गया, भाग जाएंगे, जज बोलेंगे भी खुद ही, रुक जाओ, एक एक करके सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन जवाब सुन लीजिए। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम हिंसा के समर्थन में नहीं है, ना होने देंगे और ना होगी। जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, इनको भी पूरे तरीके से रोका जाएगा। मैं यहां से इसलिए रहा था कि ममता बनर्जी की प्रवक्ता यहां पर कह रही हैं कि सरकार भाजपा की आ गई, अभी केयरटेकिंग गवर्नमेंट में आप ही हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी जिम्मेदारी से भागने वालों में से है नहीं। किसी भी तरीके से ये हिंसा बढ़ेगी नहीं, ना बढ़ने देंगे, और ना ये कोई पार्टी स्पॉन्सर्ड हिंसा है, और ना किसी को भी शेल्टर दिया जाएगा। जो भी इस काम को कर रहा है, एक एक को खोद के निकालेंगे और ठीक करेंगे। लेकिन इन 2 पार्टियों की दोगली नीति देखिए कि यही वो लोग थे जो सीएपीएफ का विरोध कर रहे थे, और यही वो लोग हैं जो कह रहे हैं सीएपीएफ कहां है। ये 2 दिन में कैसे रंग बदल, मुझे लग रहा है गिरगिट कितनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये बदल जाता है। कल तक सीएपीएफ को गाली देने वाले सीएपीएफ से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये कर कैसे लेते हैं ऐसे भाई? बिल्कुल, अभी रुकिएगा, देखिए कैसे ठीक करेंगे। ये हिंसा इनको तब दिखाई नहीं दी जब 2000 मैं कहा था ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से 30 सेकंड का टेंडर भी नहीं ले सकते। चुप हो जाना है तो नहीं रखना। अरे भैया, कोई
सुरक्षित टेप वेप हो तो दे दो भाई, वो अपने आप से नहीं रुक पाते, कैमरा देखते ही अग्रेसिव हो जाते हैं। प्रत्युष जी, जो लोग मणिपुर में आग जब नहीं रोक पाए ना, जो लोग मणिपुर में आज तक हिंसा नहीं रोक पाए, उनसे अब मणिपुर चले गए, एक्सपेक्ट करेंगे कि बंगाल में भी हिंसा रोकेंगे ये लोग? मणिपुर में तो सरकार चला रहे हैं कल 5 सालों से। अच्छा, ईशान त्यागी जी, आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि बंगाल में सत्ता बदले? हाँ, बिल्कुल चाहते थे कि हम आए सत्ता में। नहीं, आप बिल्कुल चाहते थे कि आप चाहते थे ना कि टीएमसी वहां से हटे, तो टीएमसी के जाने का आपको ज्यादा दुख है? नहीं, किसी के जाने का दुख नहीं है। मौका आपके पास भी था, मौका बीजेपी के पास भी था, मौका लेफ्ट के पास भी था, सभी पार्टियों के पास मौका था। आप मौके का फायदा नहीं उठा पाए, आप चुनाव जीत नहीं पाए। बिल्कुल नहीं जीत पाए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो किसी को तो जीतना था, और मैं बधाई भी दे रहा हूं टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए किसी को तो जीतना था। कांग्रेस नहीं जीत पाई, मैं बधाई दे रहा हूं, लेकिन लग रहा है कि टीएमसी के जाने का दुख कांग्रेस को ज्यादा। लेकिन आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं, 207 सीटें इनकी आई हैं, उसमें से 105 सीटों पे जो वोट काटी गई है एसआईआर में, वो ज्यादा है बीजेपी के मार्जिन से, जिस मार्जिन से बीजेपी का कैंडिडेट वहां जीता है। और उन 105 सीटों में से, उन 50% सीटों में से 86 सीट ऐसी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीता है। तो जो धांधली चुनाव में हुई है, इलेक्शन कमिश्नर केरल तमिलनाडु गोद में बैठ के जो तमिलनाडु पर नहीं बोलेंगे, तो वो देश के लोकतंत्र के लिए चिंता। केरल में तमिलनाडु पर नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे तमिलनाडु। केरल में तो आप जीते, सरकार आप बना रहे हैं। बिल्कुल जीते हम केरल में, मुझे 30 सेकंड देंगे, बिल्कुल जीते केरल में। लेकिन अगर वहां पे मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका बिल्कुल आपके पास राइट है, जाइए ना। मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोला। देखिए, ये सबके घरों की कहानी है। हम सब जो है, अब तो बुजुर्ग ही हो गए, मैं भी उसी थोड़ी दिन में कैटेगरी में आ जाऊंगा। हमारे घर में कुछ बच्चे ऐसे अक्सर होते ही हैं जहां पेपर खराब हुआ और रिजल्ट की संभावना गलत हुई, मम्मी पेन नहीं चला, मम्मी हाथ में दर्द, मम्मी सर में दर्द, मम्मी स्कूल नहीं पहुंच पाया, बस यही बातें हैं। अच्छा, एक बात ना मणिपुर का जवाब मैंने कहा ना 30 सेकंड रोक सकते हैं, प्लीज आप रोक दीजिए ना। उसके बाद अजय पाल शर्मा देखिए, चुनावी राज्यों की बात हुई है, चुनावी राज्यों की बात हुई है ना। ईशान त्यागी, दो सवाल पूछे, केरल और तमिलनाडु पर आप सवाल खुद ही देना शुरू कर देते। मैंने इनसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कर रहे हैं, तो इनके हाल ही है, हरियाणा हार जाएंगे, इसके अलावा बंगाल हार जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अरे भैया, जहां जीते हो उसकी बात करो। भैया 5 सेकंड का मणिपुर की बात करो। 5 सेकंड मणिपुर में जीते थे ना, एक मणिपुर में जीते थे। अरे चुनावी राज्य की बात हो रही है, चुनाव बीत चुका है, बंगाल की बात हो रही है, तमिलनाडु, केरल की बात हो रही है। बंगाल पर निर्वस्त्र वहां पे घुमाया जा रहा है, मणिपुर पर नहीं। बंगाल में क्या कर लेंगे अगर ये लोग? चर्चा मणिपुर पर जब होने की बहुत सर, आज बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। बिल्कुल ठीक बोला था राघव चड्ढा ने, अनपढ़ गुंडों की ही पार्टी है। और दिख रहा है कि पहले ये सिर्फ जो इनके नेता थे वो भ्रष्टाचारी ले लेते थे नेताओं को, और अब तो गुंडे भी ले लेते हैं उनको कार्यकर्ता बना के मारपीट। शिवम त्यागी, आपका जवाब उसके बाद में बाकी मेहमानों का विरोध कर रहा हूं। बस एक निवेदन है पूरे पैनल से और जी न्यूज के दर्शकों से कि व्यवहार देखकर ही अंदाजा लगा लेना गुंडाई कौन करता है। मैं तो शांति से खड़ा हूं, फिर भी मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, लेकिन ये वही बच्चे देके साबित कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, लेकिन सवालों के जवाब दे लीजिए, शांत त्यागी जी, सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद सिर्फ कटाक्ष करके भाग जाएंगे। बोलने तो दीजिए एक सेकंड। अभी आपने नहीं, वोट चोरी और वोट लूट का आरोप लगाया है, सीट लूट का आरोप लगाया, तो जवाब तो ले लीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये वही बच्चे हैं, वोट चोरी, वोट लूट, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में 36 से ज्यादा एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, सब मुंह के बल गिरी हैं। ये सारे जो हैं डिबेट में आके, मीडिया में आके तो 30 मार खान बनते हैं, पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं इनकी जो मानसिक क्षमता होती है सोचने की वो जीरो हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट इनको वापस कर देता है। अगर वहां पर कोई दिक्कत थी, अगर एसआईआर में कोई प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में एसआईआर हुआ, वहां पर चुनाव हुए, सारी स्थिति ऐसी हुई, देख रहे हैं आप इनको। तो स्थिति इनकी इतनी खराब है, इनके पास तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, कोई भी एक प्रूफ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इनको मानता नहीं, और डिबेट में चिल्लाकर ये फुल माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानती जनता भी नहीं इनको, हर जगह जीरो घुमा देती है। ले देकर कुछ राज्यों में सरकार है, यही व्यवहार रहा, तो उसमें भी खत्म है कहानी इनकी। जैसे भारतीय जनता पार्टी को केरल में, हाँ भैया, सारी चोरी से बनाई है। हम जनता के दिल की चोरी कर ही लेते हैं भाई, आपसे नहीं हो पाई। तमिलनाडु में जीरो। अभी बताइए, ये जबरदस्ती लड़ाई में क्यों जाना चाहते हैं जब 1-to-1 में जवाब नहीं दिया जाता था? एक सेकंड ईशान त्यागी जी, केरलम की जीत को ईशान त्यागी जी, केरलम की जीत को आप जनता का आशीर्वाद और जनादेश मान रहे हैं, और बंगाल की बीजेपी की जीत को आप गलत बता रहे हैं, तो फिर आप वहां के लोगों का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं, मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। मैं आंकड़ा एक सेकंड मैं विजय त्रिवेदी सर, मैं आपके बात आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से विवेक सर, क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये लोकतंत्र में जो मैंडेट है
ये मैंडेट नहीं है, कुछ और है? जी, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कह रहा है कोई, आपने तो गलत आदमी से सवाल पूछा जी। आपने कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछा कि आप बताइए कांग्रेस का जनादेश, ये जो जनता का जनादेश है केरल में, सही है या गलत है? आपने गलत आदमी से सवाल पूछा। आपको ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए था, हम कम्युनिस्ट हैं, हमारे हैं। तो ये तो हम बताएंगे आपको कि वहां का चुनाव सही था या गलत, और वहां का चुनाव बिल्कुल ठीक था। ना इलेक्शन कमीशन की कोई धांधली हुई, ना वहां पर कोई सैन्य बल थे, वहां का चुनाव फ्री एंड फेयर था। एक एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस जीत करके आई, उसको मुबारकबाद है। अगली बार मेहनत करेंगे, हम आएंगे। तो जो लूजिंग पक्ष है वो निर्णय लेगा कहां इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, कहां नहीं करी। लेकिन हम लड़े बंगाल भी, और हम चाहते थे कि ममता बनर्जी हटे, हम उसके समर्थन में नहीं है। उसके राज्य में बहुत सी गलतियां हो रही थी, लेकिन उसको हराने का तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपको किसी को हराना है, आपने सैन्य बल भेजे, वहां तक ठीक है, लेकिन आपने वोट काटा। आपके 90 से ज्यादा IPS अफसरों ने जाकर के ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को धमकाया, उनके परिवारों को धमकाया, एक भय का माहौल क्रिएट किया। ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं का अपमान किया, बातचीत ढंग से नहीं करी। ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, और इसके थ्रू जो बीजेपी की जीत है ये भारत के लिए खतरनाक है। ये वायलेंस जो आज हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खुलेआम कर रही है। इक्के दुक्के इंसिडेंसेस में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, इनका नाम आप ले सकते हैं, चाहे आप जितना मर्जी हाईलाइट करें। मुर्शिदाबाद के जियागंज के अंदर लेनिन की दशकों पुरानी स्टैचू को तोड़ा गया। क्या दुश्मनी थी लेनिन से आपकी? क्या करने पहुंचे थे भगवा लेकर के आप वहां पर? और इसको बहुत से पत्रकार मित्र मेरे कह रहे हैं कि साहब इट इज अ विक्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी। और बीजेपी के हमारे जितने बड़े नेता इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका मानना है कि एक ऐसे राज्य में बीजेपी का जाना, भगवा का जाना, जहां लंबे समय तक लेफ्ट रहा और ममता की बहुत सारी पॉलिसीज लेफ्ट से प्रभावित रही, वो भगवा के लिए, एक हिंदुत्व के लिए एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है। तो ये करेक्ट पिक्चर है। आप जीते, आप गलत तरीके से जीते। ममता का समर्थन किसी ने नहीं किया। आज पूरा इंडिया अलायंस ममता के साथ है। वही राहुल गांधी जो पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे ममता के रूल को, आज उन्होंने ममता बनर्जी ये बदलाव, समर्थन दिया। सर, ये बदलाव चुनाव के नतीजों के बाद का गजब देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जो कभी साथ मिलकर नहीं लड़ी, जैसे ही चुनाव में हार हो गई, उनको तुरंत राहुल गांधी की याद आने लगी, सोनिया गांधी की याद आने लगी, इंडिया गठबंधन की याद आने लगी। ये कैसे इतना तुरंत कैसे बदलाव हो गया? ये नहीं, ये होना चाहिए और ये जरूरी है। और बिहार के अंदर जब हम लोगों ने और राहुल गांधी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कहा कि आप आइए और बिहार के अंदर SIR के खिलाफ हमें समर्थन दीजिए, शिवम त्यागी, अभिषेक बनर्जी ने उपहास उड़ाया। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जब जनता के समर्थन रूपी आंधी आती है ना, तो इसी तरीके से सब लोग इकट्ठे होकर किसी भी तरीके से बचाव ढूंढते हैं। अभी चिंता मत करिए, जनता के समर्थन की आंधी ने इनको एक चीज तो समझा दी है कि बॉस, इकट्ठे होकर हो सकता है अस्तित्व बदल जाए, बच जाए, वैसे तो कुछ रहना जाना है नहीं। आप ये देख लीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं किए 507 बनने के बाद भी, वो अखिलेश यादव भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं डाल रहे हैं ट्विटर पर। चिंता मत करो, अभी जनेऊ पहनकर भी दिखाएंगे आपको। धीरे धीरे जब जनता का समर्थन सेंटिमेंट समझ में आएगा तो ये सारे बदलाव होंगे। अभी देखिएगा आप, जो हारे इकट्ठे होकर यही दिल्ली में फिर से वही हाथ खड़े हुए ना दिखाई दे, सारे के सारे कहेंगे चुनाव आयोग गलत, ज्ञानेश जी गलत, भारतीय जनता पार्टी गलत, फौज गलत, सनातन की जय है, ये तो गलत हो गया। देख लेना, सारे ऐसे ही करेंगे। अब तक गाली देते हुए शर्म नहीं आई। ये बताएंगे जिन्होंने मारी झांपी में घेर के दलितों को मार दिया। ये बताएंगे जिनके यहाँ पर खुद ममता बनर्जी को रॉयटर्स की बिल्डिंग में बालों से पकड़कर खींचकर मारा, उनको लाठियों से पीटा। ये हमें हिंसा बता रहे हैं। ये हिंसा बताएंगे पंचायत के चुनाव में 107 से ज्यादा जान चली गई। आप हिंसा बताओगे हमें 2019 में 60 लोगों की जान गई, 32 से ज्यादा बलात्कार हो गए, तब हिंसा दिखाई दी आपको। आज चुनाव हार के आपकी पूरी जो है नाटकबाजी बंद कर दी जनता ने, तो आप हमें हिंसा बता रहे हैं। अरे कांग्रेस का खुद का कार्यकर्ता चला गया, तब भी कमाल की बात है, कांग्रेस का खुद का कार्यकर्ता मारा गया चुनावी हिंसा में, और यहां दिल्ली में बैठकर कह रहे नहीं हम तो साथ हैं, क्योंकि अपनी कुर्सी नहीं आ रही ना। देखिए यही प्रॉब्लम है। आपकी डिबेट राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, राहुल गांधी जी ने भी पोस्ट किया, और लेकिन सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पर चैनल के माध्यम से यहाँ पर एक सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, मैं जल्दी से विजय त्रिवेदी सर को मिलाऊंगा। नहीं, मैं इसी पॉइंट पर लाऊंगा विजय त्रिवेदी सर। राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया था, मुझे याद अच्छी तरीके से वीडियो, और मैंने यही बोला था टीएमसी के गुंडे, यही शब्द एक डिबेट में आपने भी कहा था कि टीएमसी के गुंडों ने हमारे वर्कर की हत्या कर दी। अब आप कहते हैं कि
ध्रुवीकरण का बहुत ही खतरनाक चेहरा बीजेपी। सर एक बात बताइए, राहुल गांधी भी खुद कह चुके हैं चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो जब उस वहां पर ममता बनर्जी और टीएमसी गलत है, अब अचानक से ये गलबैयां क्यों, अचानक से एकता ये क्यों? जो गलत है दूरी है तो दूरी है, या फिर सियासी मजबूरी है? सियासी मजबूरी इसमें कोई सवाल जैसा नहीं है, ये तो पॉलिटिकल उनका कंपल्शंस है ही और पॉलिटिकल रिएक्शंस में जैसे। लेकिन मैं एक लाइन इस पर जरूर कहना चाहता हूँ कि चुनावी हिंसा जो है उसको सब लोग कंडेम करें, वो तो बात है ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, हालांकि अभी तो आज का दिन कल का दिन एक तरह से ट्रांजिशन का दिन है, और जैसे शिवम ने कहा वैसे तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी वो हैं, और कार्यवाहक तो शिवम कह रहे हैं, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं है कि वो नहीं है कार्यवाहक है, वो तो है ही मुख्यमंत्री। तो वो जब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मसला तो एक पॉलिटिकल है। अभी अमित शाह जी ने, जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कहा था कि हम 60 दिन तक CAPF को रखेंगे। और ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है बंगाल की, जिसमें पोस्ट पोल वायलेंस जिसका आप 2021 का जिक्र कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भले ही अभी आप 2 दिन कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम करे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को और कैडर को ये मैसेज दिया कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी हिंसा हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर काम किया जाना चाहिए। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ममता जी ने जिस तरह से चुनावों का एक मैंडेट को स्वीकार कर लेती, वो हार गए हैं, इस्तीफा दे दिया, अब वो जब स्वीकार नहीं करती है तो कार्यकर्ताओं के पास एग्रेशन बढ़ जाता है। एक ये भी बड़ी वजह होती है ना, यदि हार हो जाती है, मतलब ऊपर से जो मैसेज गया, ऊपर जो मैसेज आया है। हाँ। मैं गौतम सर आपसे ही समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कि जब चुनाव हो गया, पोलिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव में आपसी आरोप प्रत्यारोप चलता है, अब चुनाव हो गया, और उन्होंने साफ साफ कहा था ममता जी के पास भी सिक्योरिटी है, मेरे पास भी है, बुलेट प्रूफ कार है, हमें कुछ नहीं होता, नुकसान कार्यकर्ता को पहुंचता है। शुभेंदु अधिकारी की ये बाइट थी। प्रधानमंत्री ने नतीजों के बाद कहा था कि ये बदले नहीं बल्कि बदलाव की बारी है। तो सर एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं का मैसेज, दूसरी तरफ टीएमसी की मुखिया का मैसेज कि मैं तो हारी नहीं हूं तो मैं इस्तीफा क्यों दूंगी, ये गलत मैसेज नीचे जा रहा है क्या? देखिए, इसमें जो बोल रहा है विजय त्रिवेदी, कार्यकर्ता का बीच में और भी रोष हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये इसको मेरे को मानना है कि अभी भी चुनाव आयोग का हाथ में प्रशासन है। मुख्यमंत्री भले ही है, क्योंकि केयरटेकर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजाइन ही नहीं किया, जो है वह हरे हुए मुख्यमंत्री है। लेकिन दूसरी बात जो है, जो कहा था, ये बहुत बड़ा एक धब्बा लग गया है कि इतना हिंसा जो हमने देखा, क्या चमत्कार चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं, प्री पोल नहीं, चुनाव का दिन नहीं, चुनाव के बाद होने के क्या खुफिया एजेंसी को कुछ खबर नहीं मिला था, वो दिखाई क्यों नहीं? आप जिस जगह का हंगामा दिखा रहा है उस जगह पे सचमुच ये तो प्रश्न है कि केंद्रीय को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जो 60 दिन तक रहने का बात था वो कहाँ है? पता नहीं, मुझे छुट्टी मनाने गया कि नहीं बना है सब सफल चुनाव के बाद, वो तो पूछना पड़ेगा ना। दूसरी बात है, हिंसा जिसके तरफ से भी हो, जहां से भी हो, उसको तुरंत गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर रहा? अगर टीएमसी का है, भाजपा का है, लेफ्ट का है, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन अब ये रोक नहीं पाता है। बंगाल में जो बार बार हमने देखा, 1977 में देखा, 2011 में देखा, 2026 में देख रहा हूं, मेरे को पता ही था कि इतना बड़ा बदलाव के बाद हिंसा होगी। तो क्या ये इसे माना जाए कि अभी तो 48 घंटे हुए हैं, ये हिंसा का अभी बीच में ये हिंसा का सिर्फ ट्रेलर है, अभी और हिंसा होनी बाकी है? अभी मुझे लग रहा है गांव से जो खबर आ रहा है, मेरा परिचित लोग जो भेज रहे हैं, भयंकर, अब दिखा नहीं पाओगे, पिक्चर दिखा नहीं पाओगे टेलीविजन में। दूसरी बात, भयंकर, गरीब लोग कई जगह से तस्वीरें सर आ रही है, मैक्सिमम में जो है वो तोड़फोड़ है, वो आप देख रहे हैं शहर में। हाँ, आपको अलग से मैं दिखा दूंगा बाद में, वो भी हमारा घर में काम वाली। अकाउंटेबिलिटी इस वक्त किसकी है वजह से? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देखिए, सरकार वो कहने के लिए टेक्निकली ममता जी की हो, लेकिन अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और केंद्र की जो CAPF है वो वहाँ मौजूद है, जिसका जिक्र गौतम दा ने कहा कि जब चुनाव में वायलेंस नहीं हुआ तो पोस्ट पोल वायलेंस, ये तो आशंका दिख ही रही थी। और इतना बड़ा बदलाव होता है तो जो कार्यकर्ता पिछले समय होता है, जिसकी सत्ता हाथ से जाती है, उसका भी नजर आता है। और जिनको नहीं मिली है, आप ये सोचिए वो लोग बहुत आराम से बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, उनका भी एक जोश होता है, गुस्सा होता है, उन सबके बीच में टीएमसी भी किया था ना, जब जो तस्वीरें सामने आ रही है दोनों तरफ से, बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा टीएमसी की पिटाई की जा रही है, टीएमसी के
वर्कर्स की, उनके नेताओं की, टीएमसी की तरफ से पिटाई की जा रही है। मतलब जिनका प्रभाव वाला इलाका है वो वहां पर जिसको जो हो रहा है, तो इसलिए सीएपीएफ को या होम मिनिस्टर को या सरकार को इसको ज्यादा सख्ती से निपटना चाहिए और ज्यादा स्ट्रांग मैसेज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि ये बदला का चुनाव नहीं है, ये मैसेज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास भी जाए और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को समझ में आना चाहिए कि अब वो जो गुंडागर्दी चल रही थी जिसकी वजह से उनकी सरकार बदली, उस पर रोक लगे। मैं नफीस अंसारी को भी लाना चाहूंगा डिबेट में। नफीस अंसारी जी, ये पूरा चुनाव ध्रुवीकरण के मसले को लेकर काफी उस वक्त चुनावी शोर सुनने को मिला। अब जब एआईएम को कोई सीट नहीं आई, असदुद्दीन ओवैसी का बयान मैं सुन रहा था कि कोई इंडिपेंडेंट आपको चाहिए आपकी अगुवाई करने वाला। मतलब आपके साथ जो हुमायूं कबीर लड़े, आपने कहा कि इनको कोई मुसलमान नहीं पूछेगा, उनको दोनों सीटें झोली भर भर के दे दी, आपको एक भी सीट नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा। आपको कोई मिल नहीं रहा मुसलमान वोटर बंगाल में। सर देखिए, पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा में। लेकिन जैसे ही बीजेपी एसआईआर लाई तो लोग वहां पर डर गए और उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा अपना हटा दिया। उनके नागरिकता पर सवाल उठ गए, वो सब टीएमसी की तरफ एक तरफा चले गए। तो जहां जहां इमाम चुनाव लड़ी वहां टीएमसी जीत गई, बीजेपी नहीं जीती। और मेरा आज भी मानना है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर जो 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लॉजिकल वोट कटे हैं वो सही नहीं था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन मेरा सवाल सीपीएम और कांग्रेस से भी है, पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर चुनाव लड़ना और 50 सीट पर मेरे पास डिटेल है जहां पर सीपीएम और कांग्रेस ने वोट काटकर बीजेपी को जीता है, उस पर वो क्या करेंगे। और पश्चिम बंगाल में अगर जनता ने बीजेपी को मैंडेट मतलब आप क्या चाहते थे कि सीपीएम और कांग्रेस का कैंडिडेट ना खड़ा करे? आप चाहते क्या हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव ना लड़े, उम्मीदवार ना खड़ा करे? मैं पूछ रहा हूं पश्चिम बंगाल की जनता अगर गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सरकार लाती है, फिर भी गुंडागर्दी उससे ध्रुवीकरण पर जब चर्चा हो ही रही है, एक बयान बदरुद्दीन अजमल का सामने आया है कांग्रेस के लिए, वो बयान में सुनाना चाहूंगा, प्लीज प्ले करें। बंगाल में अगर ये झमेला होगा, बीजेपी को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। ईशान त्यागी जी, क्या हो गया बदरुद्दीन अजमल को, क्यों कह रहे हैं? यूडीएफ की कितनी सीटें आई हैं? ईशान जी आप ही से मैं वही पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बदरुद्दीन अजमल से भी सवाल पूछेगा ना ये वाला, जब आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल यूडीएफ की कितनी सीटें आई हैं? अगर असम में ये क्यों कह रहे हैं? मतलब जो इस वक्त असम में जो इस वक्त चर्चा है कि जो कांग्रेस के विधायक वहां पर जीते हैं, मैक्सिमम उसमें मुस्लिम है। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? मैं उनसे पूछूंगा, जब मैं उनसे मिलूंगा या उसका इंटरव्यू लूंगा, जरूर ये सवाल बिल्कुल पूछेगा ये जब सवाल कि अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आपको कितनी सीटें आई थी, ये पूछ लीजिएगा उनसे। और एआईएमआईएम जो पार्टी है, जो एक राज्य के एक स्टेट के जो सिटी है, एक शहर है, उसके भी एक छोटे से हिस्से में जो सीमित पार्टी है ना, वो हमें ज्ञान ना दे, पहली बात तो। दूसरी बात देखिए, है सारा मुद्दा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, अब आपको बात चुप गई, मुझे समझ आ रही है बात बिल्कुल, तीर बिल्कुल सही जगह जाके लगा, मैं समझ गया उस बात को। तीर बिल्कुल सही जगह जाके लगा है, एक दूसरा तीर और छोड़ देता हूं, एक दूसरा तीर और छोड़ देता हूं। ए टीम को भी लगेगा जाके, अभी बी टीम को लगा, अभी ए टीम को भी लगेगा जाके। है क्या कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई दल अपने साथ साथ इकट्ठे कर रखे हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम की फॉर्म में, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने में इनकी मदद करते हैं। इसीलिए एआईएमआईएम हो गई, एआईयूडीएफ हो गई, इस तरीके के जो दल हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों के वोट काटने के लिए जाते हैं, जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। एआईएमआईएम जिसकी कोई हैसियत नहीं है कहीं भी चुनाव लड़ने की, वो जाके यूपी में भी चुनाव लड़ेगी, वो जाके बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, वो जाके असम में भी चुनाव लड़ेगी। किसको फायदा पहुंचाने के लिए भाई? आपको भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है, हमें मालूम है इस बात का, हमें मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि विजय सर प्लीज समझाएं, विजय सर प्लीज समझाएं। मतलब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव ना लड़े तो क्या करें?
मतलब आप मत लड़िए क्योंकि आप, अरे भाई साहब अगर वो चुनाव में उतरा तो वोट तो काटेगा ही ना। नहीं लड़िए, बिल्कुल आप लड़िए, लड़िए, लेकिन उनका जो वास्तविकता है, ये कैसे कोई वास्तविकता बता रहा हूं मैं, बीजेपी लड़िए, बिल्कुल लड़िए, लड़ने को मना नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो लड़ने को नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बाहर आ रही है ना। सभी पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो चुनाव लड़े, कितना वोट मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये तो जनता तय करेगी। और जब आप असम में बदरुद्दीन को असम में ये कह रहे हैं तो क्या तृणमूल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की तृणमूल को हराकर? कितनी सीट आई है कांग्रेस की वहां पर 2 सीट आई है। हमने तो क्या ये कहा जाएगा कि कांग्रेस जो है बीजेपी की मदद करने के लिए खड़ी हुई थी वहां पर? वोट जितना मिल रहा है जनता दे रही है नहीं दे रही। चुनाव का जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन विजय जी नहीं मैंने रोका नहीं उनको, लेकिन विजय जी एक बात जरूर बता पाएंगे और इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी धार्मिक अराजकता की राजनीति नहीं करती है, कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, कभी भी इस तरीके के बयान नहीं देती है कि धार्मिक जो ताना बाना है मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी ने इस तरीके की पार्टियां इकट्ठी कर दी है और एआईयूडीएफ जैसी जो धार्मिक ध्रुवीकरण करती है और मुसलमानों के वोट को काटने का काम करती है जिससे इनको फायदा मिल सके। शिवम त्यागी, बार-बार कांग्रेस की तरफ से पूरे चुनाव में बात कही गई कि हम सभी सीटों पर लड़ जरूर रहे हैं लेकिन हम ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये टीएमसी करती है, बीजेपी करती है। इनकी मात्र 2 सीटें आई हैं, दोनों सीटों में मुसलमान कैंडिडेट इनके जीते हैं, ले कह रहे हैं हम ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स नहीं करते। देखिए मैं डेटा से इस बात को बैक करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे टीएमसी, ये इस देश के मुस्लिमों के वो आशिक हैं कि इनको मारो, पीटो, भगाओ, गाली दो, डांटो, डंडे से मारो, लेकिन ये मुसलमानों को नहीं छोड़ सकते। प्रेम इतना एक तरफा मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते, मुसलमानों को साबित कर रहा हूं कैसे, मैं बीच में नहीं बोला सर, गलत बात, मेरा निवेदन, गलत बात। हम हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते, हम मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते, हम सिखों को भी नहीं छोड़ते, हम जैनों को भी नहीं छोड़ते। हम भारतीय हैं, शायद आप भारतीय नहीं होंगे, आप हिंदू धर्म के नकली ठेकेदार बन सकते हैं, लेकिन हम ना हिंदुओं को छोड़ेंगे, ना मुसलमानों को छोड़ेंगे, ना जैनों को छोड़ेंगे, ना सिखों को छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की राजनीति करते हैं। बोलने तो दीजिए। अब एक चीज देखिए, आसाम में 19 सीटें जीती है कांग्रेस, 19 में से 17 मुसलमान। बंगाल में टीएमसी 80 जीती है, 80 में से 33 मुसलमान है और 65 वो जीती है जहां मेजॉरिटी मुसलमान। बंगाल में कांग्रेस कितनी जीती है? 2 की 2 मुसलमान। मुस्लिम लीग जीती है 22 सीटें। ये मुस्लिम लीग ही है नए भाई। कंसोलिडेशन देखिए कैसा है कि अगर 19 आई है सीटें असम में तो 17 मुसलमान, 2 सीटें अगर बंगाल में मिली तो दोनों की दोनों मुसलमान, और इसको अगर टीएमसी को 80 में से 33 मुस्लिम हैं और अप्रोक्सीमेटली 65% वो सीटें हैं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है। करते रहो मुस्लिम को आई लव यू, 24 घंटे उसी में लगे रहना। आप हरा भी दोगे इनको, लेकिन इनका कंसोलिडेशन बस एक ही जगह चलता है, ये वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते। बेटा तो यही कह रहा है भाई, पसमानदा मुसलमानों के साथ, जब बोरा मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री जी मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं तब आई लव यू नहीं होता। जब इनको वोट चाहिए होते हैं मुसलमानों के, जब वोट मिलने लग जाते हैं मुसलमानों के, जब ये बड़ी छाती ठोक के बोलते हैं अरे मुसलमानों ने भी हमको वोट दे दिया, तब मुसलमान बड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब इनको वोट नहीं चाहिए होते मुसलमानों को, तो उन्हीं मुसलमानों को घुसपैठिया बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति करती है, इस तरीके की राजनीति कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। यही फर्क है। आप सिर्फ हिंदुओं के नकली ठेकेदार हैं, आप घटिया राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी हमेशा खिलाफत करती रहेगी। हम हिंदुओं को भी साथ लेके चलेंगे, मुसलमानों को भी लेके चलेंगे, सिखों को भी लेके चलेंगे, ईसाइयों को भी लेके चलेंगे, जैनों को भी लेके चलेंगे, बौद्धों को भी लेके चलेंगे, और जो धर्म में नहीं मानते उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। उनकी बात हम कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी करती आई और करती रहेगी। नहीं, वोट पोलराइजेशन के मामले में मैं गौतम सर आपसे चाहूंगा, वोट पोलराइजेशन हम नहीं करते, ये पार्टी करती है, हम नहीं करते। क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी आज के समय में दूध की धुली है? नहीं, वो तो नहीं है। मैं पहले तो बता दूं कि इनका एक सीट वो कांदी मुर्शिदाबाद जिले में जो भाजपा जीती है, कारण एआईएम वोट जो काटा है, डिफरेंस आप देख लीजिएगा, चुनाव आयोग का वेबसाइट में है। तो इसलिए वोट का इस बार ममता के खिलाफ टीएमसी से मुसलमानों का थोड़ा नाराजगी थे, ये बात सही है कि इसके कारण जो जगह पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से ममता के से मुस्लिम वोट हट के कहीं कांग्रेस कहीं सीपीएम इस तरह से गया, इसीलिए उस जगह के टीएमसी को हटना पड़ा। कांग्रेस के कारण भी हारा, वामपंथी। तो क्या विवेक सर अगर विपक्ष मिलकर लड़ा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते।
अब जब चुनावी नतीजों के बाद एकता की बात हो रही है, वो अगर पहले हो जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। नहीं, मुझे नहीं लगता नतीजे कुछ और हो जाते। बड़ा मैनेज चुनाव था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो बात चल रही थी, तो मैं आपको बड़े साफ साफ बता देता हूँ, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ रहे। 70 साल में बहुत बार वामपंथियों ने, हम लोगों ने इलेक्शंस लड़े कांग्रेसियों के खिलाफ, लेकिन हमारा एक मानना है कि कांग्रेस 50 साल जो इन्होंने रूल किया, इनको हिंदुओं के वोट कभी नहीं मिले, इनको भारतीयों के वोट जरूर मिले। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे और यही लेफ्ट के लिए था। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी आकर के कहते हैं कि नंदीग्राम के वो हिंदू जिन्होंने मुझे वोट दिया उन्हीं का काम करूंगा और ये आखिरी चांस है, अगर अब नहीं तो तुम हिंदू रिफ्यूजी बन जाओगे। ये बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और इंडिया अलायंस की पार्टियों में, जो रिफ्लेक्ट करता है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू पोलराइजेशन या मुस्लिम पोलराइजेशन की बात करो। इट हैज गॉन इन अ लॉन्ग स्लीप। अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहा जाएगा यू आर अ बैड लूजर। और जहां तक इसका सवाल है जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, कुछ वोट करते जरूर हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इससे कोई। लेकिन विवेक सर एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं कि भारतीयों का, देखिए वोटर तो वोटर होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो वोटर एक मतदाता होता है, हिंदुस्तान का नागरिक होता है। जब पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर टीएमसी के कई उम्मीदवार जब हारे और मुस्लिम बहुल सीट से हारे, तो उनका ये कहना था कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये वोट हमारा था, हम कैसे हार गए इसकी जांच होनी चाहिए। वो कैसे मानकर बैठ गए कि ये जो मुस्लिम वोटर हैं इन पर उनका एक मुश्त राज है, ये मुसलमान टीएमसी से अलग नहीं हो सकते। तो सर ये किस किस्म की राजनीति है? ये सर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं तो क्या है सर? अगर कोई ये उम्मीदवार कह रहा है कि ये मुस्लिम इलाका था, ये सीट मेरा है, मतलब यहाँ कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, ये किस किस्म की राजनीति है? आपको सर देखिए, आप दिल्ली की बात करिए चुनाव की, यहां भी कुछ मुसलमान बहुल्य सीटें हैं, या पूरे देश के अंदर ऐसी बहुत सी सीटें हैं। अब हो क्या गया है साहब, 2014 के बाद से डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम मात्र हिंदू मेजॉरिटी को केटर करेंगे, और एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द माइनॉरिटी इन्होंने ओपनली डिक्लेयर करी है, इनके नेता करते हैं। और इस देश का माइनॉरिटी जो संख्या बल में कम है, वो डिफेंसिव पर है, और वो उस पार्टी की शरण में आना चाहता है, वोट देना चाहता है जो होकर के अम्बेडकर के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात करे, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, लेफ्ट हो। तो ये एक नेचुरल सा एक अलाइनमेंट है, वो इसलिए नहीं आते समाजवादी पार्टी में। तो मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट की लड़ाई में ये सारे वोट बट गए, इधर उधर छिटक गए, कंसोलिडेट होकर के एक जगह नहीं पड़े, और इसका फायदा बीजेपी को मिल गया। आप ये बात मान रहे हैं कि सारे हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ मुल्क में? नहीं, हिंदू, देखिए हिंदू लिबरल था इस मुल्क में हमेशा। ये कहना कि आजादी के समय जब 90% हिंदू से आज 80-85 है, हिंदू खतरे में हो गया साहब, इस्लाम बढ़ जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज हो गए, काट दिया जाओगे, मार दिया जाओगे, रिफ्यूजी बन जाओगे, ये चीजें जो इलेक्शन लड़ते हुए भाजपा के कैंडिडेट्स ऑन सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टरियल एस्पिरेंट शुभेंदु अधिकारी जब बोलते हैं, तो शर्मिंदगी होनी चाहिए भाजपा को और इस मुल्क के लोगों को। शिवम त्यागी, मैं फिर उस लाइन को दोहराना चाहूंगा, वोटर मतदाता वोटर होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। लेकिन जब बीजेपी का यह मुद्दा बनता है हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, तो क्या जो हिंदू की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा? शिवम, ये विषय नहीं है, ये ममता बनर्जी का जो अत्याचार है, ये वोट उसके खिलाफ है। आप देख रहे होंगे, मैं कम से कम सोशल मीडिया पर 1500 वीडियोस ऐसे देख चुका हूँ जहाँ पर लोग बाहर निकलकर रो रहे हैं लिटरली, जिनमें से आपको 75% वीडियोस वो मिलेंगे जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, किसी का भाई मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी महिला के साथ क्या हालात हुए, वो सब सामने है आपके। ये एक तरीके से एक पूरे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो जनता में जहर था, एक तरीके से वो जनता में उनके कुशासन के प्रति जो एक गुस्सा था, ये उसका सामने रिजल्ट है आपके, और आपने तुष्टीकरण करा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर दुर्गा पूजा या विसर्जन, आप उनको रोक दीजिए, दुर्गा विसर्जन प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ है? मुझे लग रहा है उनको, भाई उनको कैमरा में रखते हो ना तो एकदम ट्रिगर हो जाता है, फिर उनको लगता है उन्हें बोलना है, उनको विंडो में रखने का मतलब लगता है कि बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो भाई उनका नाम शिवम त्यागी रख के उनसे सवाल पूछवा लो, कोई बात नहीं, सिर्फ जवाब दीजिए, क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू है? ये देखिए, आप भी देखिए पृथ्वी जी, क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू? अभी आई लव यू बहुत कर रहे थे ना, ये क्या ये तुष्टीकरण है कि आई लव यू है? आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जवाब ले लीजिए। गलत नहीं है ये, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप ही कह रहे हैं गलत नहीं बोल सकते हैं भाई। नहीं, अभी आप आई लव यू कर रहे थे मुसलमानों को,
कि कांग्रेस ऐसे करती है, अच्छा, TMC ऐसे अब करती बोलोगे है। नहीं? ये क्या तो है? कैसा आई नहीं लव यू होना है चाहिए? क्या ऐसा नहीं या होना चाहिए? तुष्टिकरण अब है? क्या ऐसा बोलोगे नहीं नहीं? होना चाहिए? ईशान ये कोई क्या- और ये क्या तुष्टिकरण है कि आई लव यू है? ये बता नहीं क्या दीजिए ऐसा सिर्फ। नहीं क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये तुष्टिकरण भाईचारा नहीं है? होना चाहिए? मैंने शुभम मना त्यागी, देखिए, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं, मैं लगातार बीच मैं में सबको बोल रहा रोक हूं, रहा 10 हूं, सेकंड में मैं वो सबको रोकते रोक रहा हूं, हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपको मां कसम है, कृपया करके यही एक आखिरी तरीका मेरे पास रह गया कि आप बीच में नहीं बोले। एक बहुत सीधी सी बात यह है समझने की कि तुष्टिकरण का अर्थ क्या है। Minorities, particularly Muslims, have the rights on the resources of this country set by ऐसा नहीं बोला था कभी, मैंने कहा था झूठ है मां ये। कसम देने के बाद ये ये झूठ हाल है। है इनका। झूठ देखते हैं, है। अब ये रोके, मैं कसम देखिए, से ये मानता हूं कि problem पहली है। बात तो आदमी झूठ है। बताओ, अब ये झूठ है। आप कोई और फिर ये क्या झूठ है? है। मुझे फिर ये झूठ है। ऐसे अब नहीं देखिए, बहस बात करना पड़ेगा। 10 झूठ सेकंड है। 10 सेकंड 1 सेकंड तो 10 जाहिर है, सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 WhatsApp से सेकंड पढ़ा हुआ है। कहती है, WhatsApp से पढ़ा हुआ है। ममता दीदी कहती है कि अगर कोई आपकी वोट काटने आए या फिर एसआईआर वाला आए तो अपने किचन में जो हथियार है उसको किचन में जो सामान है उसी को हथियार बना लेना। मैं मुस्लिमों के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगी। जो गाय दूध देती है उसके लात भी सहनी पड़ती है। ये तुष्टिकरण है, ये तुष्टिकरण है। हाथ जोड़कर सम्मान करना तुष्टिकरण नहीं है। तो अगर जिस तस्वीर को दिखा रहे हो वो तुष्टिकरण नहीं है। चलिए आज बहस में बस इतना ही, समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।